नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आपने कल देखा था कि 13 सीटों के जो उपचुनाव जो हुए उसके जो नतीजे आए वो नतीजे चौंकाने वाले थे बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि लोकसभा चुनाव में भले हार हो गई उसकी, 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, लेकिन अब उपचुनाव में उसकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन 13 में से मात्र 2 सीटें जीतकर बीजेपी बौखला गई है। ये बिल्कुल सही वर्ड बीजेपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बौखलाहट इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैठक हुई, बीजेपी कार्य समिति की बैठक। हालांकि ये बैठक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लिए हुई है, लेकिन उसमें जेपी नड्डा पहुंचे थे और जेपी नड्डा साहब ने जो बातें कही हैं वो बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो हलचल है, बौखलाहट है, परेशानी है, उसको उजागर कर रही है। क्योंकि एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन तमाम मसलों पे चर्चा हो रही है और विपक्ष जो है वो घेर रहा है इधर सत्ता पक्ष को, तो दूसरी तरफ और ये सब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पर काफी मुखर होकर आप देख रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2 बैसाखियों के सहारे बीजेपी जो सत्ता पर आसीन है, उसमें एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू कह सकते हैं, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और इन दोनों की सवारी के साथ साथ कब तक, कितनी दूर तक जा पाएगी बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच जो बयान आया है जेपी नड्डा का, वो बयान चौंकाने वाला हो सकता है इन दोनों बैसाखियों को, और ये बयान उन तमाम छोटे दलों के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है। क्योंकि जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि इस देश में पैन इंडिया अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका नाम बीजेपी है। जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी दक्षिण भारत में बिल्कुल साफ है, पूर्वोत्तर में भी इस बार लगभग साफ हो गई है। सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो असम में ही उसकी हालत थोड़ी सी ठीक नजर आती है। और इधर उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया कि बिल्कुल हाफ से भी नीचे की स्थिति हो गई। और दूसरी तरफ बिहार और दूसरे यानी कि हिंदी प्रदेश में भी अब बीजेपी हाफ की तरफ बढ़ चुकी है। दक्षिण, पूरब, पश्चिम और इन तमाम जगहों पे आप देखें तो बीजेपी पैन इंडिया तो दिखाई नहीं देती है। और अगर ऐसा रहता तो फिर कल का रिजल्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आता। लेकिन बीजेपी मात्र 2 सीटें जीती है और वो दोनों सीटें भी हारते हारते वो जीत पाई है। ऐसे में जेपी नड्डा का ये बयान क्या मायने रखता है, आइए एक एक करके 2 बयान जरा जेपी नड्डा का सुनते हैं। पहला बयान है जब वो महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मसलों की चर्चा करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं और इसके बाद दूसरी बात इनकी सुनेंगे, दूसरी बाइट इनकी सुनेंगे जिस पर ये पैन इंडिया के अपनी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी हैं, राहुल गांधी की कल की जीत की प्रतिक्रिया भी है, प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की भी है और बहुत सारी चीजें। अमेरिका में आपने देखा, सुबह सुबह आपको खबर मिली होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल गई, उसकी चर्चा बहुत कुछ। लेकिन पहले सुनते हैं जेपी नड्डा को क्या कुछ कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी को लेकर। घेरने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, लेकिन खुद घिरते हुए नजर आते हैं जेपी नड्डा। सुनिए। और वो भाई बहन दोनों मिला के, ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में भी कहा है, अपने वक्तव्य में भी कहा है। ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। सुरेंद्र नागर जी इसके चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़, इनको मालूम नहीं है। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी। फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं। आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो सुन रहे थे आप यहां जेपी नड्डा को, कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आते हैं जेपी नड्डा साहब। आप जान रहे हैं कि 30 जून तक ही इनका कार्यकाल था बीजेपी अध्यक्ष का, लेकिन अभी तक कोई ये घोषणा नहीं हुई कि क्या इनको एक्सटेंशन मिल गया है। चलिए ये अंदरूनी मामला हो सकता है और ये बात लेकिन फिर भी यहां रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी वार करती रही है कि अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। ये सारी बातें आपने सुनी थी। लेकिन अब जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं तो किस बिना पे, किस दम पे जेपी नड्डा अध्यक्ष है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेरोजगारी जब देखो तब ये पढ़े लिखे जो यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को ये मूर्ख बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बेरोजगारों की जहां जिक्र आती है, जहां बात आती है, जहां यहां महंगाई की बात आती है, वहां
फंसती हुई बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बाहर निकालने की कोशिश में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लगातार हम देख रहे हैं, और खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद, रिजल्ट के बाद बीजेपी के नेता परेशान होकर ऐसी बयानबाजियां जरूर कर रहे हैं। दूसरा बयान जो इनका है वो भी नहीं ही फंसा रहा है, बीजेपी को फंसा रहा है। पहले उसको सुन लेते हैं, फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए दूसरा बयान, जो कह रहे हैं कि 1500 पार्टियां हैं इस देश में, छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी पैन इंडिया पार्टी है। सुनिए। एक बात और बार बार कहता हूं, और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं है। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम लोगों ने देखा। तो सुन रहे थे आप जेपी नड्डा को कांग्रेस को घेरने की कोशिश में खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां से कहीं ना कहीं अपने ही जो सहयोगी दल हैं उसको भी घेरते हुए नजर आते हैं। सरकार कब तक चलेगी, इसकी चर्चा तो खूब हो रही है। इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज ही शिवसेना के सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बयान दिया है कि बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी, जबकि संजय राउत लगातार ये बात कह रहे हैं। हम यहां इस चर्चा में सरकार गिराने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि यहां से जेपी नड्डा जब ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत सारी बातें निकलती हैं, और वो बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक जा रही है। और अखिलेश यादव इस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं उसको सुनना यहां जरूरी है। सुनिए जरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। ये है समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अभी सांसद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का ये बयान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा प्रहार है बीजेपी के ऊपर। सकारात्मकता और नकारात्मकता की बात यहां कर रहे हैं, और कौन नकारात्मक है कौन सकारात्मक है इसका जिक्र यहां कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन ये बातें निकल के आई क्यों? आज आखिर ये मीटिंग बीजेपी को क्यों बुलानी पड़ी? बुलानी इसलिए पड़ी है क्योंकि बीजेपी लगातार हार से बौखला गई है। अब बीजेपी को यह डर लग रहा है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना हार मिल जाए। और उसके बाद आप जानते हैं कि 4 राज्यों में मुख्य रूप से विधानसभा के चुनाव हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव करवाना है, चुनाव इसी साल हरियाणा में भी होना है, चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, और चुनाव झारखंड में भी होना है। और इन चारों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब नजर आती है। और ऐसे में अगर इन चारों राज्यों में बीजेपी हार जाती है तो फिर आगे क्या होगा? क्या ये सरकार जो अभी सत्ता पर आसीन है, जिसका घमंड नरेंद्र मोदी दिखाते हैं कि तीसरी बार मैं 60 साल में पहला प्रधानमंत्री हूं जो तीसरी बार इस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं, और नेहरू जी की जो 3 बार इस कुर्सी पर बैठने का जो उनका रिकॉर्ड था उसकी मैंने बराबरी कर ली है। क्या इस रिकॉर्ड को 5 साल तक वो कंटिन्यू कर पाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां उठता है। इसलिए ये बौखलाहट है।
ये बौखलाहट का जो जड़ है उसमें कहीं ना कहीं कल से लेकर आज तक और इससे पहले का जो चुनाव है उसका जो रिजल्ट है वो है। तो चुनावों के रिजल्ट सामने हैं और उस रिजल्ट के उपचुनाव खासकर रिजल्ट जो उपचुनाव का आया तो कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी के ट्वीट को जरा स्क्रीन पर ले आइए और उस ट्वीट में राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें संविधान सामने आता है। लेकिन पहले देखिए, राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। ये जो संविधान है दोस्तों, ये परेशान कर रहा है बीजेपी को, क्योंकि संविधान बचाओ का नारा यहां विपक्ष ने दिया। राहुल गांधी लगातार संविधान को दिखाते आए और उसी संविधान का जिक्र करके लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी कहते रहे कि 400 पार हमें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। अब नरेंद्र मोदी उस संविधान की दुहाई दे रहे हैं और संविधान हत्या दिवस तक की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन संविधान हत्या दिवस की घोषणा जब वो करते हैं तो वहां इंदिरा गांधी को लेके आते हैं, वहां इमरजेंसी को लेके आते हैं। उस पर हम लोगों ने 2 दिन बहुत चर्चा की, इत्मीनान से उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज जब चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं तो आखिर उपचुनाव और उससे पहले लोकसभा के चुनाव की हार के बाद आखिर क्यों बौखलाहट है बीजेपी में और सत्ता पक्ष की इस बौखलाहट का जवाब कैसे और उसके लिए क्या रणनीति तैयार कर रहा है विपक्ष, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद 2 एक साथी और जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा सबसे पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। कैसे देखते हैं प्रशांत जी इस पूरे मसले को और ये जो समीक्षा बैठक बीजेपी की हो रही है, ये कितनी दूर तक, कहां तक जाते हुए इस बैठक की बातों को आप देखते हैं और इसका कितना असर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पड़ता हुआ दिखाई देता है और कितनी प्रतिक्रिया आप देखते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों की तरफ से? देखिए राजीव जी, कल उपचुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली 11 में से जी, और इंडिया 13 में से 2 सीट, 13 में से 2, 13 में से और 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। तो उससे बहुत साफ है। और बंगाल में देखिए कि बीजेपी की 3 सीटें जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने उनसे छीनी है। उत्तराखंड में कांग्रेस जीत कर आई है, बद्रीनाथ से जीत कर आई है। ये दिखा रहा है कि जो चुनाव में मुद्दे थे वो मुद्दे अभी भी हैं जनता के बीच में, और लोगों को ये इंतजार था कि शायद तीसरी बार आने के बाद जो चुनाव में मुद्दे आए मोदी साहब उसका कोई निराकरण करेंगे। वो उन्होंने किया नहीं। मैं बार बार यहाँ पे आपके शो में कह चुका हूँ कि अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया। 9 तारीख को शपथ ली थी, 9 जून को, 14 जुलाई को बात कर रहे हैं। अभी तक उनका कोई रोड मैप सामने सरकार का नहीं आया है। मोदी साहब इटली जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं उद्योगपतियों की, लेकिन जनता के प्रति जो बात आनी थी वो नहीं आई है। जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, जो मुद्दे थे, 2-4 प्रमुख मुद्दे मैं आपको गिरा देता हूँ। 30 लाख नौकरियों का मामला कांग्रेस ने कहा था कि हम भरेंगे जी। क्या अब वो नौकरियां, नई नौकरियां नहीं क्रिएट करनी है, ये सरकारी वैकेंसी है जो केंद्रीय सरकार की है। उन वैकेंसियों को भरने का कहीं कोई एक भी सुगबुगाहट आपको दिखाई दी? किसी को दिखाई दी? अच्छा, वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगता है कि आरक्षण विरोधी, कि आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं।
सरकारी नौकरियों की वैकेंसी इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि वहां आरक्षण देना पड़ेगा। कितने लोगों को आरक्षण मिलेगा, चाहे वो 26% ओबीसी हो या शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग। तो आरक्षण इस तरीके से खत्म हो रहा है कि वैकेंसी सरकारी मत भरो पूरी। यूनिवर्सिटीज में भी कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी भर्ती ही ना हो पाए, उसको डिपार्टमेंट वाइज कर दिया गया। बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि हर लेवल पे आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही, वैकेंसी भर नहीं रहे। जॉब्स, नौकरियां, बेरोजगारी 45 साल के न्यूनतम पे है, बेरोजगारी अधिकतम पे है, और उसकी तरफ भी कोई पहल नहीं है। महंगाई आप देखिए, अच्छा महंगाई का कोई अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है राजीव जी। हम आप सब बाजार जाते हैं ना, आज भी मैं सुबह बाजार गया था, सामान लेकर आया हूँ, तो हमको तो कोई अखबार से या आरबीआई के इन्फ्लेशन के फिगर से हमको महंगाई नहीं पता करनी। हम तो जा रहे हैं सामान लेने बाजार में, तो मालूम पड़ रहा है बिल्कुल महंगाई है। और जब जाते हैं तो वहाँ और दूसरे लोगों से बातें भी होती हैं। उसके बाद आप देखिए किसानों का मामला, एमएसपी के कानून की बात, कोई बात ही नहीं हो रही। तो तीसरे टर्म का कोई रोड मैप नहीं है, और इसलिए इलेक्शन में नुकसान हो रहा है, और इसलिए जेपी नड्डा जो है महंगाई और बेरोजगारी को जो है वो झूठ बता रहे हैं। झूठ कैसे बता रहे हैं? जिनके पेपर कैंसिल हुए वो जो झूठ है, जो छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, जिनके पर्चे लीक होने के बाद एग्जाम कैंसिल हो गए, वो झूठ बातें हैं। एक वैकेंसी निकलती और हजारों एप्लीकेशंस आती हैं, एक झूठ बात है। तो नड्डा साहब की बातों से और मोदी साहब के बातों से ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी, आर्थिक मुद्दे, महंगाई और संविधान का जो आरोप है वो इनको तकलीफ दे रहा है, और उसकी परेशानी ये दिखाई दे रही है। और ये परेशानी रहेगी राजीव जी, परेशानी रहेगी क्योंकि कोई रोड मैप नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये परेशानी रहेगी क्योंकि रोड मैप नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ बेरोजगारी, महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जो हर घर में कहीं ना कहीं ये पहुंचे हुए मुद्दे, और इसका जिक्र अगर आता है, इसके बारे में विपक्ष अगर बात करता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी पार्टी को बहुत परेशान ये मुद्दे करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी भी, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी का वीडियो थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन दीपक जी कैसे आप देखते हैं कल की हार से? क्या बीजेपी में बौखलाहट नजर आ रही है, या कल की हार ही नहीं बल्कि कहें तो लोकसभा चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी की परेशानियां और उसमें इजाफा होते हुए उस तरह से हम देख सकते हैं? क्योंकि इसके बाद लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, वो फैसले और उन फैसलों में वो खुद घिरते हुए नजर आते हैं, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे बेरोजगारी। अब देखिए इस वक्त महंगाई पिछले 5 साल के उच्चतम स्तर पर है, और शिक्षा की बात हो, नीट में आपने देख लिया कि उसको लेकर कितनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है, और जो छात्र, युवा खासकर 2014 में, 2019 में नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते थे, अब वो थोड़ा किनारे करते हुए नजर आते हैं। और दलित है, एसटी है यानी आदिवासी हैं, ये सब भी धीरे धीरे छिटकते हुए नजर आते हैं। और 2024 का चुनाव रिजल्ट जो है वो इन बातों की पुष्टि करता है। उस लिहाज से भी देखा जाए कि क्या आपको लगता है कि यहां आज जो बौखलाहट दिखाई दे रही थी जेपी नड्डा की, उस बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि 13 उपचुनावों में से मात्र 2 सीट जीतना, लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे बुलंद नहीं हो पाए, और इसके बाद अब विपक्ष जिस ढंग से मजबूत होता जा रहा है, वैसे में विपक्ष के ऊपर वार करके खुद को उस वार को ढाल के रूप में अपने लिए तैयार करना, क्या ये माना जाए? राजू जी देखिए, निश्चित रूप से समीक्षा बैठक जो है वो काफी पहले से तय हो ही चुकी थी।
उसमें ये उम्मीद जरूर लगाई गई होगी कि उसी दिन अगर ये नतीजे आते हैं, उपचुनाव के नतीजे, तो उन्हें ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को जरूर रही होगी कि लोकसभा के चुनाव में जो उनके हिसाब से नतीजे नहीं निकले हैं, तो उस प्रकार से कुछ न कुछ उसकी भरपाई हो सकेगी और बैठक के अंदर का जो उत्साह है वो लौट आएगा। लेकिन निराशा का डबल डोज ये हो गया राजू जी कि आप देखिए कि शाम होते होते जो है 13 जो उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसने ऊपर से और पानी फेर दिया। तो निश्चित रूप से नड्डा साहब को ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी, खासकर उनके अपने राज्य में देखिए क्या हाल हो गया है। उत्तराखंड के बारे में भी कहा जा रहा था कि जहां पर लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया गया है वहां पर उनको अच्छे तरह मिल सकते हैं। खाली माना केवल ये जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में ही सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कि जैसा अनुमान है कि टीएमसी जो है वो सीटें ले जाएंगे, वैसा तो हुआ ही। लेकिन ऐसे राज्यों में भी उन्हें अच्छी सीटें मिल गई इंडिया गठबंधन को, कि जहां पर उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। और इस प्रकार से आप देखिए कि जो निराशा बढ़ी है उसका सीधा सीधा असर जो है वो नड्डा साहब के भाषण में नजर आ रहा है। नड्डा जी के दोहरे संकट हैं, एक तो पार्टी का खराब परफॉर्मेंस और दूसरा उनको अपना पद जो बचा के रखना है, वह पद जो बचा के अगर रख सके वो तभी आगे नेतृत्व कर पाएंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से पूरा का पूरा जोर देकर और पूरे जोश पे लोगों को भरने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी अपनी जो बातें हैं वो अपनी बातें ही बता रही हैं कि वो सत्य की राह पर बिल्कुल नहीं है, सच बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मामले में कहा जा रहा है कि भाई बहन, मतलब उनका इशारा जो राहुल और प्रियंका गांधी की ओर है कि वो इसके बारे में लोगों को झूठ बोल रहे हैं। चलिए, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सरकार तो आपके पास है, सारे आंकड़े आपके पास है, आप बता क्यों नहीं देते कि कितने लोगों किस सेक्टर में नौकरियां मिली हैं। अभी मोदी जी का ये बयान आया है कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। अभी हाल के दिनों में अगर 8 करोड़ नौकरियां दी गई हैं तो इसका मतलब है कि आपने 10 साल में जो कहा था कि हर साल हम 2-2 करोड़ की नौकरियां देंगे, चलिए मान लिया कि आप 20 करोड़ नौकरियां नहीं कर पाए और आपका दावा सही है। हालांकि हमें भी पता है कि कहां नौकरियां मिल रही हैं, वो तो मार्केट में दिख रहा है। जॉब मार्केट पे आप कहीं भी चले जाइए, जहां पर लेबर जाते हैं या जहां पे भर्तियां हैं, वहां पर क्या हाल है हमें सब पता है। इस समय आप देखिए, पिछले कुछ समय एक फिगर आई थी और वो भी सरकार की ओर से ही जारी थी कि असंगठित क्षेत्रों के लगभग 18 लाख जो है छोटे बड़े इकाइयां जो है वो बंद हो गई और उसके कारण 54 लाख लोग जो है वो सीधे सीधे बेरोजगार हुए हैं। तो ये फिगर भी आपकी है। तो आप ये बताइए कि कहां पर आपने रोजगार दिया। आपके लिए तो बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने चुनाव में भी नहीं बताया, जबकि चुनाव में आपको बताना था कि हमने इतने रोजगार क्रिएट किए हैं। अगर आपने इतने रोजगार क्रिएट किए होते तो पूरा का पूरा युवा वर्ग जो है, पूरा जो छात्र वर्ग है, वो सारा आपके साथ होता। लेकिन क्या कारण था कि इंडिया गठबंधन को इतनी ज्यादा बढ़त मिली? इसका मतलब सीधे सीधे कि आप जो बात कह रहे हैं, पहली बात कि आपको चुनाव के दौरान कहनी चाहिए थी। आप याद कीजिए, इस चुनाव के दौरान कहीं भी महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर आप कह रहे हैं कि आपने 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। दूसरी बात, 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के उत्साह पे पूरा का पूरा एक तरह से पाला मार गया है। पहली बात, हालांकि घटना बहुत छोटी है, लेकिन उसने इस प्रकार से कांग्रेस का और राहुल गांधी का कद बढ़ा दिया। 2 घटनाएं, पहली स्मृति ईरानी वाली है कि स्मृति ईरानी लगातार उन्हें कर आलोचना करती थी। कई तरह की बातें हमने पिछले 10 सालों में सुनी कि किस प्रकार से वो सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, पूरे के पूरे कांग्रेस के बारे में कहती रही। लेकिन केवल एक ट्वीट ने सारा कुछ बराबर कर दिया। राहुल गांधी ने जो उनके बारे में कहा कि उनका अपमान न किया जाए, हार जीत लगी रहती है, तो राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने केवल मोदी नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल बौनी हो गई है। दूसरा बड़ा कदम, ये बहुत साहस की बात है, वो बात ये है कि कल आप बहुत बड़ी जो राष्ट्रीय सेठ की जो शादी हुई अंबानी परिवार की, उसमें सारे के सारे लोग आए। वो लोग भी आए जो उनके विरोध में बातें करते थे, लेकिन केवल एक परिवार ऐसा था जो नहीं गया। और इस समय लोग एक और पुरानी शादी की याद कर रहे हैं, वो है सहारा परिवार के सुब्रत राय की परिवार की शादी हुई थी कुछ साल पहले दिल्ली में। बताया जाता है, रिकॉर्ड पे भी है, लखनऊ में एक्चुअली हुई थी शादी, लखनऊ में हुई। हाँ, कहीं लखनऊ में, सॉरी, लखनऊ में हुई थी। उस समय भी सारे के सारे लोग गए थे। शायद उस समय भी, अगर मैं गलत हूं तो उसको करेक्ट कीजिए,
अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उस समय भी अगर एक परिवार नहीं गया था उस शादी में, तो गांधी परिवार नहीं गया था। तो इस प्रकार से अब सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस ने बता दिया है कि हम किसके साथ खड़े हैं, आप तय कीजिए। अब आप ये देखिए, वो इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, आप अंदाज कीजिए। ये तो फिर भी दूसरे नंबर के सेठ है हमारे देश में, पहले नंबर के तो अदानी है। तो आप ये सोचिए कि अदानी से लड़ रहे हैं, अंबानी से लड़ रहे हैं, और ये हिम्मत दिखा रहे हैं कि आप बुलाए, घर पे आके गए, सब कुछ किया, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं। हम आपका जो विरोध कर रहे थे वो इन चीजों से हम आपके साथ आने वाले नहीं हैं, और वापस जो है हम यहाँ पर उस जनता के साथ खड़े हैं, मैकेनिकों के साथ खड़े हैं, लोको पायलट्स के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं। सीधा सीधा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विचारधारा जो है, अभी तक जो माना जाता था कि कांग्रेस की अपनी समाजवादी विचारधारा और दूसरी तरफ जो है वो पूंजीवाद की विचारधारा, उसके बीच की लड़ाई है, वो लड़ाई बहुत गहरी हो गई है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग भेद की जो लड़ाई थी, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वामपंथ या साम्यवाद का जो सीधा सीधा सिद्धांत था, उसके और नजदीक जो है राहुल गांधी चले गए हैं। ये शादी में न जाना, राजू जी, मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ये घटना ऐसा कोई दिखती नहीं है, मतलब नजर नहीं आएगी, लेकिन ये निर्णय लेना कि आप सारे जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, हम जनता के साथ हैं, हम आपके सेठ के साथ नहीं है, ये बात बता देना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस, इसका कद जो है अपने तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बहुत बड़ा हो गया, और उनका अपना जो व्यक्तिगत है, तमाम नेताओं को उन्होंने आज बौना कर दिया। कल की बात है, मतलब कल बौना कर दिया और बता दिया कि देश की जनता के लिए हम उनके साथ हैं, और हम किसी भी सेठ से, किसी भी पूंजीपति से लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारा रास्ता अलग है। राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी या गांधी परिवार इस शादी में न जाकर ये तो जरूर बता दिया है कि देश की जनता के बीच जो बातें हम करते हैं, जो बातें रखते हैं, दो व्यापारियों की सरकार, 2+2 वाली सरकार जो है उसमें, और ये जो +2 है उसका साथ देते हुए हम नजर नहीं आएंगे। ये बात राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी इस शादी में न जाकर ये लोग बता दिए हैं। और जो बौखलाहट, जो परेशानी बीजेपी की है, वो कहीं ना कहीं यहां से बढ़ती हुई नजर आती है। धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। शादी का जिक्र है और आप चूंकि मुंबई में बैठे हैं, तो जरा बताइए कि क्या कुछ चल रहा है वहां पे। धनंजय जी, धनंजय जी की आवाज नहीं आ रही है। धनंजय जी जरा अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। और उल्टा हो रहा है, शादी, बंद करता हूं तो आवाज आती है। जी जी जी, ये मैरिज पॉलिटिक्स कितना आगे बढ़ गया, ये बढ़ गई है, ये सियासत, ये राजनीति। देखिए, मैरिज पॉलिटिक्स तो है अपनी जगह, लेकिन ये जो बोल रहे थे हमारे दीपक भाई की लखनऊ में जब शादी हुई सहारा परिवार की, तो वहां भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री गई थी, बहुत सारे नेता गए थे, गांधी परिवार नहीं गए। अंबानी जी की शादी जो है, अंबानी जी के बेटे की जो शादी है, वो सहारा परिवार से बड़ी ही शादी थी, छोटी तो नहीं कहा जा सकता है। और इसमें साधु महात्मा, नेता, सिंगर, सिनेमा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ थी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, और लेकिन कई लोग नहीं थे, जैसे विराट कोहली नहीं थे। विराट कोहली को भी हमने सुना बुलाया गया था, लेकिन वो लंदन चले गए। गांधी परिवार नहीं आया, ये तो सबको पता है। और गांधी परिवार के अगर नहीं आने की बात करें, तो मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूं कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इस पर भी बात आ रही है कि इमरजेंसी लगाने से पहले देश के हालात किस तरीके थे। या और पीछे जाइए तो जब नेहरू, या जब देश में ये हो रहा था कि आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा के खात्मे की बात थी, रियासतों को मिलाने की बात थी, संविधान लागू करने की बात थी, तमाम मसलों में कांग्रेस पार्टी और जो संघ का जो दल था, जो चाहे हिंदू महासभा हो या बाद में जनसंघ हो या बाद में बीजेपी हो, उन सब का क्या रवैया था? गरीबों के साथ कौन खड़ा था? आज गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी याद कीजिए, रियासतों के साथ खड़े थे। बीजेपी के नेता जो मतलब संघ के नेता थे, वो रियासतों के साथ खड़े थे। संघ के नेता जो है मनुस्मृति के साथ खड़े थे, संविधान के पक्ष में नहीं थे। वो ये भगवा के पक्ष में थे। ये संघ के नेता वो तिरंगा के पक्ष में नहीं थे, वो गांधी के पक्ष में नहीं थे। गांधी का क्या हश्र हुआ सबको पता है। और जमींदारी प्रथा का जब खात्मा हुआ, तब भी नहीं थे ये साथ में, तब भी राजा रजवाड़ों के जमींदारों के साथ खड़े थे।
फिर जब प्रिवी पर्स का खात्मा किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब भी ये नहीं थे आम आदमी के साथ, तब भी ये अपोजिट पक्ष में खड़े थे। और इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया और कई सारे 20 सूत्री कार्यक्रम लाए, तब भी इनको चिंता थी। और मैं आज पढ़ रहा था, बड़ा डिटेल पढ़ रहा था, उसमें ये बाकायदा ये वर्णन है कि किस तरह से गुजरात में शुरू हुआ संघ, जैसे कि अन्ना आंदोलन कैसे हुआ था, वैसे ही गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ था छात्र आंदोलन के नाम पे। फिर वो जो है आंदोलन चला गया बिहार, जेपी को किस तरह से संघ के लोगों ने जमा किया, और जब कहा गया, कई मधु दंडवते भी, मधु लिमये उसमें थे, जिन्होंने कहा था कि जेपी को कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ये फासिस्ट लोग हैं, ये अलग किस्म के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मान लो कि मैं भी फासिस्ट हूँ। और जेपी ने फाइनली जो है किस तरह से ये मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, और मुरारजी देसाई भाई किस तरह के व्यक्ति थे ये भी सबको पता है जी। तो ये हमेशा खड़े रहे पूंजीपतियों के साथ, हमेशा खड़े रहे ये पाखंड करने वाले लोगों के साथ। और ये जो बाढ़ आई हुई है कथा कहने वालों की, राम कथा, कृष्ण कथा, पता नहीं क्या क्या कथा कह रहे हैं, ये कथा कहने वालों की जो बाढ़ आई है वो किस लिए आई है? सबको आप जो है धर्म के पाखंड के अंदर समेट देना चाहते हो, ताकि आपसे कोई सवाल नहीं करे, सबको लगे कि सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो ये भाग्यवादी बनाने की जो इनके जो मंशा है या परंपरा है, या जिस तरह से कर रहे हैं, उसमें वो दिखाई पड़ता है। वो आप देखिए, जो अंबानी जी की जो शादी हुई, क्या था वो आडंबर था, पूरा का पूरा दिखावा। 2 करोड़ का हम सुन रहे थे कि 2 करोड़ की गिफ्ट वॉच दी गई, जो भी गेस्ट आए थे, और तमाम वो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार हो, ममता बनर्जी हो, चाहे वो मुलायम ये अखिलेश यादव हो, चाहे और भी नेता हो, तमाम। मैं तो देख रहा था चिराग पासवान भी आए हुए, नीतीश कुमार मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़े, पता नहीं गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन नीतीश जी कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़े। तमाम तरीके के साधु दिखाई पड़े। इवन अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी वहां पहुंचे हुए थे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हमारे हैं, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। बाबा रामदेव जी पहुंचे हुए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे हुए थे, रामभद्राचार्य जी पहुंचे हुए थे, बाकायदा बाबाओं की पूरी मंडली थी। लेकिन बताइए कि बाबाओं की ये मंडली जो है, जो दौलत का जो प्रदर्शन हो रहा था, जिस देश में 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां इतना प्रदर्शन, संतों का वहां जाना, फिर बाद में कहा गया कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, मोदी जी भी पधारे, और मोदी जी पधारे, बाकायदा 2.5 घंटा वहां रहे। अब बतलाइए कि ये जो एक तरह से, मैं तो इसको, हालांकि किसी की शादी हो, शादी धूमधाम से हो, हर किसी का अरमान होता, अच्छी बात है, लेकिन जिस जगह पे अंबानी हैं, अंबानी दुनिया के माने हुए व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं, और दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आए थे, गूगल के लोग आए थे, और जो करवर्ग आए थे, और भी सब लोग आए हुए थे, माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ हैं वो आए हुए थे, बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए थे, तो सब आए हुए थे, अच्छी बात है। लेकिन भारत जिस तरह का देश है, जिस तरह की राजनीति करके नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुंचे और बोलते हैं कि चाय बेच करके हम यहाँ पहुंचे हैं, क्या इस तरह के आडंबर वाला शादी में इन सब लोगों का शामिल होना शोभा देता है? मेरे मन में ये सवाल है कि भाई, जिस देश में 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज के लिए संघर्ष कर रही है, सरकार की तरफ मुंह बाए खड़ी है, उस देश में धन का ऐसा प्रदर्शन, और आपको आपत्ति है समाजवादी शब्द से, आपको आपत्ति है पंथ निरपेक्षता शब्द से, और आप कहते हो कि संविधान की हत्या कर दी गई। तो ये जो प्रदर्शन था, जहां मोदी जी गए थे शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में, वो क्या था? तो मुझे लग रहा है कि ये जो शादी है, शादी ठीक है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की भी शादी हुई, सोनाक्षी सिन्हा ने भी शादी की, सिविल मैरिज की, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके, शांति से शादी की, रिसेप्शन दिया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि अंबानी जी कहते कि जो देश के सबसे, एक सर्वेक्षण करा लेते, बोले देश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, ऐसे 2000 या 5000 10,000 गरीबों के लिए एक हम बस्ती बसा रहे हैं, एक शहर, एक गांव बसा दे रहे हैं, जहां ये लोग रहकर रहेंगे। हमेशा याद किया जाता है, इतना पैसा खर्च करने के बजाय आप 2-4 5,000 लोगों का घर बसा देते, वहां गांव बसा देते, जो रह रहे हैं आपका नाम लेते, देश का भी भला होता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ से आप एक आदर्श की बात कर रहे हैं, और यही तो नहीं है यहाँ पे, और इसीलिए तो राहुल गांधी इन दोनों व्यापारियों का जिक्र जो है वो बार बार लेके आते हैं, इनकी चर्चा करते हैं बार बार अपने हर भाषण में। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ साथ इन दोनों व्यापारियों की बात लेकर आते ही हैं।
और इसीलिए जरूरी है। आप याद कीजिए एक बयान और भी राहुल गांधी का इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहा है, काफी चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी अभी शादी हुई थी और वहां देखा आप लोगों ने कितनी भीड़ लगी थी, कुछ दिन पहले जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे तब का बयान है वो। तो ये चल रहा है और इसीलिए यहाँ पर उस जो आदर्शवादिता की आप बात कर रहे हैं वो उस कसौटी पर चाहे अदानी हो या अंबानी हो वो खरे नहीं उतरते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल सिन्हा जी। अतुल जी आपका स्वागत करता हूं और जल्दी से आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी के पास में। अमलेंदु जी आप किसी और दिशा में देख रहे हैं लेकिन जरा हमारी तरफ भी देखिए और आपसे जरा समझना जरूर चाहूंगा अमलेंदु जी की यहाँ पर जब कल 13 सीटों के जो उपचुनाव हो रहे थे, उपचुनाव के नतीजे आ रहे थे और उसमें से मात्र 2 सीटों पर बीजेपी जीती है, उसके बाद से आखिर ये बौखलाहट या उसके पहले की बौखलाहट है, इसको कैसे देखा जाए? राजीव जी, ये बौखलाहट तो 4 जून को ही शुरू हो गई थी, उसका प्रस्फुटन अब हो रहा है उपचुनाव के बाद। ये बौखलाहट तो 4 जून से ही शुरू हो गई थी और वो अंदर दबी हुई थी, उसको किसी तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो आकर के बाहर निकल ही पड़ी है उनकी बौखलाहट। तो ये जो आज नड्डा जी बोले हैं या जो योगी जी बोले हैं, ये दोनों का बोलना जो राजीव जी, ये जो अंदर बौखलाहट और जो डर भी है, बौखलाहट के साथ साथ डर भी है कि आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब सोशल मीडिया पे जोर से कब्जा करो, सोशल मीडिया पे रहो, सोशल मीडिया से लोगों ने हमको हरा दिया। अरे भाई, सोशल मीडिया से हरा दिया था तो सोशल मीडिया पे तो आपका ही कब्जा था। एल्गोरिदम जो कंपनियों को तय होते हैं वो आप तय करते हैं, कहा तो यही जाता है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सी कंपनियों के जो सिस्टम है वो बीजेपी के कब्जे में रहते हैं। टीवी चैनलों के तो आप ही सब तय करते हैं। ये बताया जाता है कि कोई हिरेन जोशी है, उनके आते हैं व्हाट्सएप मैसेज, उससे तय होता है कि कहाँ जो योजना होनी है और आज किस पे बहस होनी है। तो अगर ये सोशल मीडिया से हरा दिया गया तो फिर सोशल मीडिया पे आप भी थे, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने था सोशल मीडिया पे। हम लोगों ने देखा, ये खबरें आई थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले 20 गुना ज्यादा जो है वो उस पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया। ये सब चीजें आई। तो आज जो राजीव जी को बौखलाहट आई है, चाहे वो जेपी नड्डा की हो चाहे योगी आदित्यनाथ की हो, वो साफ तौर पर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से घबराई हुई है। उसको लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो डिक्लाइन शुरू हुआ है बीजेपी का, ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि 10 जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उनको लेकर के भी बातें की गई समीक्षा बैठक में, और कहा गया कि इसको भी हम जीतेंगे, महापौर भी हम जीते हैं और हम जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीतेंगे, 2027 से चुनाव भी जीतेंगे। अरे भाई, सब जीतेंगे, आप जीत लीजिएगा जब आपको जीतना हो। लेकिन फिलहाल जो आपकी हार हो रही है इसकी समीक्षा आप क्यों नहीं करते? अब कहा गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब पैन इंडिया पार्टी है, बाकी 1500 छोटी मोटी पार्टियां हैं। तो आपने 1500 पार्टियों में जेडीयू को भी निपटा दिया और चंद्रबाबू नायडू को भी निपटा दिया जी। अब सबसे बड़ी पैन इंडिया पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है। तो अब ये संदेश जो ये जेडीयू को और नीतीश बाबू को देना था, मतलब जेडीयू को देना था और चंद्रबाबू को देना था, या ये संदेश किसको देना था? जाहिर सी बात है कि हो सकता है एकनाथ शिंदे को भी संदेश दिया जा रहा हो, अजित पवार को भी संदेश दिया जा रहा हो कि आप तक छोटी मोटी पार्टियां हैं और पैन इंडिया पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट बना हुआ है, उस सारे मसलों पे इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के बात कर रहा है। अब आज जेपी नड्डा के बयान पे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पलटवार किया, वो साफ तौर पर बताता है कि इंडिया गठबंधन में नीतियों को लेकर के और नेतृत्व को लेकर के किसी भी तरीके का कोई बिखराव या संकोच नहीं है। उनकी नीति भी तय है और नेता भी उनका तय है, यानी सब कुछ उन्होंने तय किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब यही है कि उनको इंडिया गठबंधन में कहीं भी किसी तरीके का कोई तोड़फोड़ करने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और उनकी परेशानी बढ़ इसलिए जाती है कि वो 240 है राजनीति और इंडिया गठबंधन 237 पहुंच गया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि अगर ये बैसाखियां गिर जाएंगी तो बराबर का मुकाबला लगभग हो जाएगा, और किसी भी सरकार गिर जाएगी तो ये सारी परेशानियां उनकी जो है वो निकल करके अब आ रही है। राजनीति उपचुनाव के बाद जो है वो हार जो मिली है उससे ये बौखलाहट अब सामने निकल करके आ गई है, वरना अभी तक छुपी हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बौखलाहट है, वो हार के बाद से बौखलाहट बढ़ गई है और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इंडिया गठबंधन की आगे क्या रणनीतियां हैं, क्या तैयारियां हैं और इंडिया गठबंधन यहाँ किस ढंग से चुनौती पेश करता हुआ नजर आता है। हमारे साथ अतुल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जरा इंडिया गठबंधन की चर्चा कर लें और ये समझें कि अब जबकि चुनाव खत्म हो चुका है और उसके बाद और अब जो उपचुनाव है और राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले इंडिया गठबंधन की मजबूती कितनी आपको दिखाई देती है और क्या यहां से एक और भी मजबूत चुनौती पेश करता हुआ नजर आता है ये गठबंधन? बेशक राजीव जी, अभी जो कल जो नतीजे आए
उपचुनाव के, वो उत्साह पैदा करने वाले तो हैं ही, और उसकी बौखलाहट साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की आज की जो बैठकें हुई हैं उसमें साफ तौर पर नज़र आ भी रही है। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है वो अति आत्मविश्वास की वजह से वो हारे हैं, और इसके लिए और आने वाले वक्त में जो सारे चुनाव हैं वो लोग जीतने ही वाले हैं। ये बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जिस तेज़ी से अपनी जो ताकत में इजाफ़ा किया है वो साफ साफ इस चुनाव में, ख़ास तौर से ये उपचुनाव है उसमें भी नज़र आया। 14 या 13 में से 10 सीटें अगर इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में लेने में कामयाब हुई है तो निश्चित रूप से एक संकेत तो ये है ही कि बहुत आसान नहीं है बीजेपी की राह आने वाले वक्त में। आने वाले जो चुनाव हैं, जो भी स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं 4 स्टेट्स में, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कमज़ोर स्थिति है। स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, और जो इस बार की जो हार के बाद भी जो बौखलाहट नज़र आ रही है भाजपा में, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के भी जो भाजपा के विधायक और तमाम अंदर के लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो 2027 का जो चुनाव है वो भाजपा जीतने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ये संकेत तो देती ही हैं कि इंडिया गठबंधन आने वाले वक्त में मजबूत हो रहा है, और ख़ास तौर से राहुल गांधी का जो स्टैंड है, जो स्पीड है, उसको पकड़ पाने में शायद थोड़ी सी मुश्किल आए। हालांकि उनके पास संसाधनों और तमाम चीज़ों की कमी नहीं है। हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन की जो बढ़त है उसको लेकर के उनके भीतर निश्चित तौर पर जो मंथन चल रहा है और जो उनकी कोशिशें होंगी वो से आगे निकलने की होगी। लेकिन ये तो राजनीतिक लड़ाई है, चलती है, और अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी जो इंडिया गठबंधन का दायरा है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और हर स्टेट में जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई ही नज़र आ रही है फ़िलहाल तो। जी, इंडिया गठबंधन की मजबूती और उसमें राहुल गांधी का रोल जरा ये समझना जरूरी है, और राहुल गांधी अब यहां से आगे क्या कुछ नजर आते हैं, कैसे नजर आते हैं, उनकी राजनीति क्या कहती है, ये सब भी यहां पर रखना आप सबके बीच जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास फिर से आना चाहता हूं राहुल गांधी का, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है धीरे धीरे राहुल गांधी सेंट्रिक होता जा रहा है, ये दिख रहा है। और चाहे वो अब देखिए अंबानी की शादी की बात अभी कर रहे थे धनंजय जी, वहां भी राहुल गांधी के रोल की चर्चा हो रही है। जो बीता चुनाव है उसमें भी देखिए तो राहुल गांधी के रोल की चर्चा हो रही है। अभी जो 13 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, और उसमें इंडिया गठबंधन और खासकर जहां जहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है वहां भी भले राहुल गांधी गए नहीं, लेकिन वहां भी राहुल गांधी के रोल की चर्चा हो रही है। तो जरा ये बताइए कि यहां से क्या राहुल गांधी अब एक विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में दिखाई देते हैं? राजीव जी, मैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन जो क्योंकि चर्चा अंबानी की शादी की हो रही थी, तो एक बात उसमें भी रखूं कि देखिए, एक लोकतंत्र में, और खासकर ऐसा लोकतंत्र जो कि मिक्स इकोनॉमी है, उस लोकतंत्र में अगर आप उद्योगपति से कैसे संबंध हो, ये शादी ने दिखा दिया कि उद्योगपति से संबंध कैसे होने चाहिए। वो आपके घर आए, इनवाइट किया, आप वहां गए नहीं, तो और उसी के अगले दिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी मोबाइल कंपनी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी कंपनियों का नाम लिया, लेकिन उनका भी नाम लिया। ये इम्पोर्टेंट है कि आप उद्योगपतियों से आपके संबंध कैसे हैं। उद्योगपति, अभी पिछले 10 साल में देखा गया कि पॉलिटिकल सिस्टम को उद्योगपतियों ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने मीडिया खरीदा, और यही अंबानी जिनके यहाँ शादी हो रही, इनका भी मीडिया उसी में आता है। इन्होंने मीडिया खरीदा और राहुल गांधी के खिलाफ, देश के विपक्ष के खिलाफ एक अभियान चलाया उस मीडिया से, और उस अभियान में इन्होंने केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ अभियान नहीं चलाया, मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला,
आदिवासियों के खिलाफ अभियान चला। आप देखिए किस तरीके से एक टीवी एंकर ने, जो कि बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के बारे में ऐसी टिप्पणी की कि जंगल में रहने वाले हैं ये। जी। तो ये मीडिया का इस्तेमाल समाज को बांटने में किया गया। और वैसी शादी में ना जाकर राहुल गांधी ने एक संदेश दिया है कि ऐसे लोग जो समाज में नफरत फैलाते हैं मीडिया खरीद के, वो हमारे घर भी आए तो भी हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे। एक अच्छा संदेश जो है वहां से निकला है। दूसरी बात देखिए, जो मोदी सरकार की बात है कि 20 साल का 40 कह रहा हूँ 20 साल का लोवेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस क्वार्टर में हो रहा है प्राइवेट कंपनियों का। तो प्राइवेट कंपनियां जिनके आप जो रेड कारपेट बिछाते हैं, जिनकी शादियों में आप जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो स्थितियां जान रहे हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का माहौल नहीं है। जी। इसलिए वो देख रहे हैं कि आगे शायद सरकार की स्थिरता में भी फर्क पड़े, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। मतलब एक मोटा मोटा अगर आपको फिगर दें तो 7 लाख करोड़ का 8 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट जो है पिछले साल हुआ था, और अब इस साल जो है केवल इस क्वार्टर में 44,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। सोचिए, कहाँ 8 लाख के करीब, कहाँ 44,000 करोड़। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जॉब्स नहीं क्रिएट होगी, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो संविधान की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सामाजिक न्याय की राजनीति हो, चाहे वो देश में नौकरियों की बात करने की राजनीति हो, वो अब रेजोनेट कर रही है लोगों के बीच में। लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और धीमे धीमे आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो फेड आउट हो रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी ताकत, कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी ताकत वही अंबानी, अडानी और इन लोगों का मीडिया है। उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म होने की वजह से भी ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है बाई इलेक्शन में कैसे आए हैं, और आगे भी रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। तो राहुल गांधी बहुत सारे फ्रंट में, चाहे वो विदेश नीति का फ्रंट हो। अब आप देखिए कि जब वो अमेरिका गए थे तो राहुल गांधी, तो अमेरिका में उन्होंने विदेश नीति को लेकर जो पर्सपेक्टिव रखा था डेमोक्रेसी के साथ, जी। आज इसी की चर्चा हो रही है। और आप देखिए कि मोदी साहब की जो विदेश नीति है वो भी बहुत ज्यादा आलोचना के घेरे में है। आलोचना के घेरे में इसलिए कि जब नेटो का मीटिंग वहां हो रही, उसी वक्त आप रक्षा जा रहे हैं, गले लगा रहे हैं पुतिन को, और उसी वक्त आप वॉर रुकवाने का दावा करते हैं चुनाव में, और उसी वक्त सबसे बड़ा हमला हो जाता है। जी। जिसकी आप हिमायत कर रहे थे वही आपको आलोचना कर रहा है, ज़ेलेंस्की। तो ऐसा एम्बैरेसमेंट भारत के किसी प्रधानमंत्री का पहले नहीं हुआ है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, बड़ा मार्केट है, और भारत को अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखिए कि आलोचना हो रही है, विश्व स्तर पे आलोचना हो रही है। तो आप विदेशों में जाकर और वहाँ पे रहने वाले गुजरातियों के बीच में ढोल नगाड़े बजा लें और वो उसका आपका मीडिया जो है उसको दिखा दे, ये विदेश नीति का माइलस्टोन नहीं है। विदेश नीति का माइलस्टोन ये होता है कि आप राष्ट्र हित में क्या लेकर आए हैं वहां से। जी। तो आप देखिएगा कि अगर मोदी साहब के 10 साल को आप देखिएगा तो विदेश नीति के फ्रंट पे हमारी बड़ी विफलताएं रही हैं बजाय की सफलता के। पड़ोसी देश भी अब जो है हमको आंख दिखाते हैं। पहले अच्छे संबंध थे। आप सोचिए कब आपने सार्क की मीटिंग सुनी? सब चीजें होना बंद हो गई हैं। तो बहुत सारे फ्रंट पे जो है वो समस्याएं हैं, और उसका एक बड़ा सीधा सा वो है कारण, वो मोदी साहब की पर्सनल जो विजन है
वो कुछ है ही नहीं, केवल मीडिया का बनाया हुआ है। और जब मीडिया नहीं होगा तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल सब सामने आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल जस्टिस के फ्रंट पे, किसी फ्रंट पे उनका कोई विजन नहीं है। जी और अब रोजगार नहीं निकलेंगे, रोजगार के भाषण होंगे। नड्डा जी की बात सही लग रहा है कि अब रोजगार तो नहीं निकलेंगे, लेकिन रोजगार के भाषण अब रोज होंगे। जी, लेकिन प्रशांत जी, आपने इन सब के बीच जो सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं उनका जिक्र नहीं किया। हाँ, मैं उन्हीं के, राहुल गांधी की पॉलिसीज का जिक्र कर रहा था कि उनकी पॉलिसीज जो है अब जो है लोगों में रेजोनेट कर रही हैं। जी जिस संविधान को लेकर वो घूमे, वो संविधान को लेकर आप देखिए किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। बिल्कुल। तो एक नई पॉलिटिक्स जिसकी आवश्यकता थी देश में, वो अब राजनीति आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी अब न उद्योगपतियों के भरोसे हैं, ये उद्योगपति जितना नुकसान करना था कर चुके हैं, और न अब इस मीडिया के भरोसे हैं। अब राहुल गांधी का अपना एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। एक दूसरी बात कि एक दूसरा मीडिया भी अब है जो कि निष्पक्ष होकर बात करता है, तो वो दोनों को दिखाता है। उससे अब सरकारी मीडिया नहीं है, और उस मीडिया की जो नया मीडिया है जिसका हम आप हिस्सा हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें राहुल गांधी के पक्ष में जाती हैं, और वो आगे चढ़ते हुए नेता के रूप में दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, एक उभरते हुए, चढ़ते हुए, उभरता हुआ तो नहीं कह सकते क्योंकि 2004 से और 5वीं बार के सांसद हैं, और सांसदी में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे हैं, और चाहते राहुल गांधी तो कब के प्रधानमंत्री भी बन जाते, तो उस हिसाब से भी वो आगे रह सकते थे। लेकिन 3 बार के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, तीसरी बार इस बार जीते और बहुत मुश्किल से जीत पाए हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी 5वीं बार जीत के आए हैं, और इस बार 2-2 जगह से जीते हैं। तो खैर, ये राहुल गांधी की राजनीति, और उस राजनीति के इर्द गिर्द कैसे ये विपक्ष का पूरा गठबंधन, इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और साथ साथ अनंत अंबानी की शादी या मुकेश अंबानी के घर की शादी की बात, और उसमें अभी एक खबर आई है कि 2 लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया, बिना इन्विटेशन के पहुंच गए थे, लेकिन बाद में बीकेसी जो पुलिस है उसने छोड़ दिया ये उससे जांच करके, और बाद में जांच आगे बढ़ेगी, जिसमें से एक यूट्यूबर है। ये दोनों आए आंध्र प्रदेश से, एक ने कहा मैं बिजनेसमैन हूं, दूसरे ने कहा कि यूट्यूबर हूं, और लेकिन ये इनविटेशन पे नहीं आए थे। हमारे साथी धनंजय जी जैसे कह रहे थे कि कुछ गरीबों को चुन लेते, और अगर मुकेश अंबानी ऐसा करते कि कम से कम उनके लिए उनकी व्यवस्था, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो या और कोई व्यवस्था हो, वो देखते, जितना खर्च किए हैं ये सब करते तो बेहतर होता। लेकिन वही है, आदर्शवादिता इस देश में और उसमें भी व्यापार में बहुत कम है। लेकिन ऐसे में जो राजनीति में भी जिस आदर्शवादिता की जो आदर्श की कमी हो गई है, वैसे में राहुल गांधी जिस आदर्श के साथ एक नई रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है धनंजय जी, एक बार फिर से आपके पास आता हूं, क्या लगता है आपको राहुल गांधी की जो, अब देखिए स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा हम सब ने देखा, और पहली दफा स्मृति ईरानी का नाम ले रहे हैं तो उनके बचाव में नाम ले रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी। इस राजनीति, और दूसरी तरफ आज भी इतना होने के बाद भी जेपी नड्डा जो भाषण दे रहे थे आज, जो आज योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, आपने दोनों के भाषण सुने हैं। दोनों की राजनीति, यानी एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इस राजनीति में, और लगता है कि इस दम पे कांग्रेस पार्टी आगे निकल पाएगी, इस आदर्श वाली राजनीति से कांग्रेस आगे निकल पाएगी। देखिए, आदर्श वाली राजनीति हालांकि मजाक में हो जाता है कि आदर्श की बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी पूरे आदर्श ही थे। देश को जो आजादी मिली और आजादी के बाद जो संविधान बना वो आदर्श ही है। उसको आप संविधान को लेकर के आज जितनी बातें हो रही है कि ये हत्या हो गई, फलाना हो गया, तो जो संविधान बना था वो क्या था? आदर्श था कि गरीब से गरीब आदमी भी अंबानी के बराबर खड़ा है, सबको एक वोट देने का अधिकार है। दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला,
गरीबों को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला। जो संपन्न राष्ट्र थे वहां की बात कर रहा हूँ, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे दुनिया के और उस समय तो 2 ही बड़े देश माने जाते थे। तो वहां महिलाओं को अधिकार बहुत बाद में मिले, गरीबों को अधिकार बहुत बाद में मिले, किसानों मजदूरों को अधिकार बहुत बाद में मिले। ये सब आदर्श की बातें हैं, लेकिन संविधान ने देश की आजादी के साथ ये दे दिया था अधिकार। 1949 में जब संविधान सभा को समर्पित किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया राष्ट्रपति ने जब संविधान को, तो ये हो गया था कि इस देश का हर नागरिक बराबर है, तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो मुसहर हो, दोनों बराबर है। मुसलमान है कि हिंदू है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो जातियों का जिस तरह का भेद है और जिस तरह की बात करते रहते हैं ये लोग, हिंदू राष्ट्र, हालांकि हमारे कई साथी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र मत बोलिए, मनु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पेशवाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और पेशवाई राष्ट्र बनाने के लिए इस संघ का जन्म हुआ है, संघ खड़ा हुआ है। तो जो भी हुआ हो, लेकिन ये आदर्श, ये जो राष्ट्रवाद को लेकर के, धर्म को लेकर के, जो राष्ट्र को लेकर के जो उपस्थित करते हैं आदर्श, ये क्या बोलते हैं, राष्ट्र फर्स्ट, देश पहले, फिर धर्म की बात करते हैं, लेकिन कहीं आपको दिखाई पड़ते हैं कि उसके साथ खड़े हैं। तो ढोंग और आदर्श में तो अंतर है। एक आदमी आदर्श के साथ खड़ा है। नेहरू जी जो है उतने अमीर आदमी थे, अमीर बाप के बेटे थे, गांधी अमीर बाप के बेटे थे, लेकिन उन सब लोगों ने देश की जनता के साथ कदम ताल किया, देश के नागरिकों के साथ कदम ताल किया। इंदिरा गांधी शक्तिशाली महिला मानी जाती थी, लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम किया। जितना मजाक उड़ाइए कि गरीबी हटाओ नारा दिया था, लेकिन गरीबी तो आप भी हटा रहे थे। हटी क्या गरीबी आपसे? आपने गरीबों को हटा दिया, कहा कि गरीबों के आगे पर्दा लगा दो, ताकि जो ट्रंप आ रहे हैं उनको देख ना सके कि देश में गरीब भी रहते हैं। अंबानी साहब ने वही किया। अंबानी साहब ने तो उत्सव मनाया, उसमें लगा कि यहाँ 80 करोड़ गरीब रहते हैं जो 5 किलो अनाज नहीं पाते हैं। अरे उनमें से कुछ लोगों को इन्वाइट कर लेते, एक ग्रुप उनका भी बना देते, एक इलाका उनका भी बना देते कि ये देखिए ये भी शादी में आए हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, आप ही कपड़ा दे देते, लेकिन चेहरे से पता लग जाता कि बेचारे गरीब लोग। ऐसा भी करते तो लगता कि भारत को आमंत्रित किया। एक भारत का उद्योगपति है और जिसमें भारत दिखाई पड़ता है, जिसकी शादी में भारत दिख रहा है। क्या अंबानी जी की शादी में कहीं भारत दिखा? मुझे नहीं दिखा, मैं नहीं दिखा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गरीब आदमी भी तो दिखते, क्योंकि यहाँ पे आधी आबादी से ज्यादा आबादी तो गरीब है। तो मैं कहूंगा आदर्श जो है बहुत जरूरी है, और राहुल गांधी ने अपने पूर्वजों के आदर्श को फिर से सामने रखने का काम किया। वो जब रामेश्वर से मिलते हैं सब्जी मंडी जाकर के, वो जब गरीब महिला किसानों को बुलाते हैं अपने घर खाना खिलाते हैं, वो जब कुलियों से जाकर मिलते हैं, जब लोको पायलट से जाकर के मिलते हैं, तो वो दिखाई पड़ता है। जब वो मणिपुर जाते हैं और गरीब जो गरीब मतलब जो पीड़ित है, जो फूट फूट कर रोते हैं उनके साथ बैठ करके, जो हाथरस गए, जो बाबा के कार्यक्रम में मरे थे लोग दौड़ भगदड़ में, उसमें एक बच्ची को देखिए उन्होंने अपने गोद में बिठाया था, बच्ची के साथ किस तरह का उनका फोटो था। मतलब शायद ही वो व्यक्ति हो जो मर्माहत ना हो फोटो देख करके। और मुझे लगता है वो राहुल गांधी उस समय क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं कई बार ऐसे प्रसंगों में गया हूं जहां पे कोई दुर्घटना हो गई है, तो मैं देखता हूं अपने आंसू नहीं रोक पाता हूं। राहुल गांधी ठीक है, वो एक बड़े नेता हैं, अगर पर्दे पे रो रहे हैं तो कोई ढोंग कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कमजोर है कर सकता है, लेकिन मैं उस जगह पे मैंने वो फोटो देख करके मैं खुद को ही समझा कि मैं भी ऐसी जगहों पे जाता हूं तो विचलित हो जाता हूं, मुझे रोने का मन करता है। कई मैंने वीडियो देखता हूं जब ट्विटर पे या किसी और जगह पे जब पीट रहे हैं लोग या मार दी, किसी की हत्या कर दी। वो एक याद है आपको, एक बच्चा जो अपनी कोरोना समय में एक पति पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को साथ में लेके जा रहे हैं, पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो ये तमाम घटनाएं मर्माहत करती है, लेकिन अगर चाय बेचने वाले को मर्माहत नहीं करती है घटना, माँ जो है बर्तन मांजती थी, इसके लिए रोना आ जाता है, लेकिन देश जो है बर्तन मांज रहा है, कितनी माएं बर्तन मांज रही हैं, उस पर रोना नहीं आता। वो कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज मोदी की गारंटी है। अरे 5 किलो अनाज से कितने दिन खाना चलेगा भाई? तो आदर्श जरूरी है राजीव भाई। आदर्श से अगर नहीं पकड़ेंगे, सत्यमेव जयते अगर नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे फेक मेव जयते, अगर कह देंगे कि जितना फेंको उसी की जीत हो जाएगी, तो सब गड़बड़ ही हो जाएगी। जब सत्यमेव जयते लगाया है पीछे, कुर्सी के पीछे, तब तो इतना प्रपंच होता है। जब झूठ मेव जयते कर दिया जाता तब क्या होता देश। तो मुझे लगता है कि आदर्श लेकर के चलना जरूरी है, और हमारे देश की बुनियाद में आदर्श जो है हवा में उड़ के नहीं आया यहाँ पे। हमारे देश की बुनियाद आदर्श है, वो चाहे वेद की बात करें, चाहे पंचतंत्र की बात करें, चाहे गांधी की बात करें, कहीं भी बात। अब जो है सत्य हरिश्चंद्र की ही जो कथा है वो क्या है, वो आदर्श की सबसे ऊंची कथा है। तो ऐसी ढेर सारी कथाएं हैं।
मैं कहूंगा आदर्श हमारे जीवन में है और हम आदर्श पे चलने के लिए ही बने हैं। इसीलिए कहा गया कि सबसे उत्कृष्ट जन्म जो है मनुष्य का जन्म है, और हमारी संस्कृति में ये है। हमारी संस्कृति में इसीलिए है वसुधैव कुटुंबकम। भले हम अपने भाई को मार दें संपत्ति के लिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। भले इस देश में रहने वाले मुसलमानों से हम नफरत करें, लेकिन हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कहते हैं ना हम, तो ये क्या हम ढोंग करते हैं? हम ढोंग नहीं करते, हम लड़ते हैं। हम जीवन की बुराइयों से लड़ते हैं और वहां पहुंचना चाहते हैं, सत्य तक पहुंचना चाहते हैं जहां गांधी ले जाना चाहते थे। राहुल गांधी भी उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जाना नहीं जाना दूसरी बात, सबको कहाँ ले जाया जा सकता है, बड़ी लंबी यात्रा है वो। लेकिन उस यात्रा में अगर कुछ ऐसे बिंब हमको दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे आदर्श वाले चेहरे दिखाई पड़ते हैं जो लगता है कि ईश्वर समान है। ऐसे ही नहीं कहा था ना महान वैज्ञानिक ने कि गांधी के बारे में जब 100 साल बाद 150 साल बाद जब कोई कहेगा पढ़ेगा तो कहेगा ऐसा भी हाड़ मांस का इंसान था क्या? क्यों कहा था उस बड़े वैज्ञानिक ने? तो ये जो है आदर्श बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है हमारे देश की संस्कृति आदर्श से टच करती हुई संस्कृति, आदर्श से जुड़ी हुई संस्कृति है। उसको मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए। जी, हमें आदर्श उपस्थित करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा काम करें, ऐसा व्यवहार करें कि दुनिया के सामने एक आदर्श उपस्थित हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, आदर्श की बात हो रही है, राहुल गांधी की बात हो रही है, विपक्ष की राजनीति की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जरा दोनों के भेद को नरेंद्र मोदी 140 करोड़, देखिए जब भाषण देते हैं तो 140 करोड़ का जिक्र करते हैं, हार हुई जीत हुई 140 करोड़ लेके आते हैं, हर चीज में 140 करोड़, मतलब देश के पॉपुलेशन की बात। लेकिन इसी देश में जब ये 20%, इसी 140 करोड़ की जो 20% आबादी अल्पसंख्यकों की है, उस आबादी का जिक्र जब आता है तो वो फिर किनारे हो जाते हैं। राजनीति इनकी जो है बीजेपी की राजनीति, उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी और खासकर मुसलमान वो इनकी राजनीति में कहीं है ही नहीं, उनका चैप्टर ही नहीं है, उसको बाहर कर दिया गया। जैसे एनसीईआरटी ने कई सारे चैप्टर्स बाहर कर दिए, वैसे में ये जो इंडिया गठबंधन की राजनीति है, और अब जब जो बीता हुआ चुनाव है उसको हम देखते हैं जहां पर अल्पसंख्यक भी, दलित भी और बहुत सारा ऐसा वर्ग जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था नरेंद्र मोदी की पार्टी से, बीजेपी से, वो अब इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तब क्या परिवर्तन आपको नजर आता है? 2024 का चुनाव और उसके आगे के चुनाव की समीक्षा अगर की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ दिखाई देता है अब आगे? राजीव जी, अब ये जो आपने सवाल किया कि 20% लोग जो अल्पसंख्यकों की जो हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हिंदुस्तान है वो एक्सक्लूडिंग 20% ही नहीं है, उसमें और बहुत सारे लोग हैं। कायदे से तो इनका हिंदुस्तान बहुत छोटा है, इनका भारत बहुत छोटा है। गिने चुने लोगों का, सवर्णों का ही एक हिंदुस्तान है, बस वही उनका हिंदुस्तान है। केवल अल्पसंख्यक नहीं, दलित भी नहीं है इनके देश की अवधारणा में। महिलाएं भी सम्मानजनक पदों पे नहीं है, ओबीसी नहीं है, बहुत सारे ऐसे वर्ग और हैं, मजदूरों के लिए इनकी कोई इज्जत नहीं है। तो एक छोटा सा हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान इनका हिंदुस्तान है, वो इनके शासकों का है, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। और कौन सा सपोर्टर है? कुछ लोग तो अभी दूसरे कारण से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कोर वोटर है, जो किसी भी हालत में इनसे अलग नहीं होता, वो केवल सवर्णों का एक छोटा सा वर्ग है जो इनके साथ है। क्योंकि समाज के ऊपर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, वो निर्णायक जगहों पे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो उनके हाथों में तमाम तरह की संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हो, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे आर्थिक संस्थाएं, वो सारे उनके हाथ में है। बस वही एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये अलग बात है कि वो बार बार जो 140 करोड़ की बात करते हैं, वो बताने के लिए करते हैं कि भाई देखिए हम सबके नुमाइंदे हैं। जेपी नड्डा ने भी इसकी बात कही, वो भी कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि पैन इंडिया जो है वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। देखिए जो लड़ाई राहुल गांधी आज लड़ रहे हैं वो कितनी कठिन है। यही कठिनाई जो है गांधी जी को और नेहरू को भी झेलनी पड़ी थी। नेहरू जी की और गांधी जी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा जो संघर्ष का जो दूसरा मोर्चा था, एक तो थे कि अंग्रेजों से आजादी दिलाना, दूसरी उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी कि कैसे हिंदू और मुसलमानों को और तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलना। उस समय भी जो नेतृत्व था कांग्रेस का, वो सवर्णों के हाथ में था। गांधी जी से बड़ी नाराजगी लोगों की ये भी थी कि उन्होंने इनके हाथ से नेतृत्व लेके
छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, शहरों में, छोटे बड़े शहरों में, सब जगह फैला दिया था। तमाम तरह के जो वर्ग थे, तमाम तरह के जो वर्ण थे, तमाम तरह की जातियां थी, उनमें इक्वल उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मैं जिस छोटी सी जगह में रहता हूँ राजीव जी, तो मेरा अपना गृहनगर है, इसके पास एक छोटा सा गांव है, तो बड़ा ऐतिहासिक गांव है। उस गांव की उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की आबादी जो थी वो मुश्किल से 300, 350, 400 की थी, और उसमें उस गांव में 19 लोग जो हैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे और उनको ताम्रपत्र मिला, और उस सब के सब दलित थे, ज्यादातर दलित थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो हर जगह पर जो नेतृत्व का जो है, समझिए कि डेलीगेशन ऑफ पावर कर दिया कि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने कस्बे में आजादी की लड़ाई को लड़िए। इसीलिए जिस समय आप याद कीजिए 8 और 9 अगस्त को, जब सारे के सारे 8-9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, जब तमाम बड़े कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तो भी ये आंदोलन चलता रहा। मेरा के लिए कहना है कि जो पैन इंडिया है, इसलिए आज भी कांग्रेस है। आप संक्षिप्त में बात कर दूं, मैं जानता हूं कि प्रेम कुमार जी भी हमसे जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सब उनको सुनने के लिए उत्सुक है। तो असली बात है कि पैन इंडिया की जो मैं बात कर रहा था, वो पैन इंडिया आज भी है, उसकी विरासत केवल और केवल कांग्रेस के पास है। किसी को भी अगर ये गलतफहमी हो, तो वो किसी भी गांव में चले जाए, लद्दाख से लेके नीचे तक चला जाए, या कहीं से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम चला जाए, हर गांव में कम से कम एसबीआई की एक शाखा, अब तो खत्म हो गया, पोस्ट ऑफिस का एक छोटा सा डाकघर, और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको जरूर मिल जाएगा। मेरा दावा है, या तो उनके कोई पुरखे, केवल एक पुरखा पहले ही जो है उसका कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यकर्ता आपको जरूर मिल जाएगा, उपस्थिति है। आदर्श की जो बात आप करते हैं कि असली सबसे बड़ी राहुल गांधी की का जो योगदान मैं देखता हूं, जो महात्मा गांधी नेहरू का था, कि उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर जो किया, या जो अंग्रेजों से ताकत छीनी या शक्ति को कम किया सत्ताधीशों की, वो थी हिंसात्मक रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। राहुल गांधी की आज भी जो सबसे बड़ी लड़ाई जो मैं मानता हूं, वो ये है कि इस देश में परिवर्तन की जो राह है, वो आज भी अहिंसात्मक तरीके से ही वो कर रहे हैं। हिंसा के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से उन्होंने लोगों को उकसाया नहीं है। अगर वो स्मृति ईरानी के प्रति सम्मान की बात करते हैं और कहते हैं कि उनका अपमान मत करो, तो ये भी अहिंसा ही है। वरना आप अगर किसी को अपमानित करते हैं तो हिंसात्मक रास्ता अख्तियार करने की बात होती है। तो राहुल गांधी का प्रयास इसलिए हमको कठिन लग रहा है, लोगों को निराशा हो सकती है कि अरे भाई, इतना बड़े बड़े आपकी रैलियां थी, आप बहुत बड़े बड़े रोड शो करते थे, 28 पार्टियां आपके साथ हैं इंडिया गठबंधन में, फिर आप क्यों सरकार नहीं बना सके। हम जानते हैं कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ये राहुल गांधी जैसे को अगर आप निकाल दीजिए, आपने अपने पहले राउंड में एक सवाल किया था कि राहुल गांधी की भूमिका, इस तमाम आज की परिस्थितियों में आप राहुल गांधी को निकाल के अलग कर दीजिए, आप पाएंगे ये पूरी की पूरी राजनीति इस समय जो है वो शून्य हो जाएगी। इसको इस समय जीवंत और गतिमान अगर इस लोकतंत्र को किसी ने बना के रखा है, सड़क और संसद, जिसके बारे में राम मनोहर लोहिया कहते थे, संसद और सड़क दोनों जगह को उन्होंने गुंजायमान करके अगर रखा है, तो इस समय केवल राहुल गांधी ने किया है। जबकि तमाम लोग, आप देख लीजिए कल की शादी में कौन कौन लोग गए थे, वो सारे लोग जो पूंजी के खिलाफ बात करते थे, सेठों के धन्ना सेठों के खिलाफ बात करते थे, वो भी कल उस पनघट पे पानी भरते नजर आए। लेकिन एक ही इंसान ऐसा था जो उधर नहीं गया। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चर्चा जरूरी है क्योंकि एक वैकल्पिक राजनीति जो है वो यहाँ पर अब वैकल्पिक नहीं, वही मेन स्ट्रीम राजनीति कह सकते हैं, वो है अब आज की तारीख में 2014, 2019 और उसके आगे की राजनीति नरेंद्र मोदी उसको लीड कर रहे थे। लेकिन अब क्या राहुल गांधी ने एक अलग राजनीति की धारा बना दी है। प्रेम कुमार जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। क्या आपको लगता है कि एक दूसरी राजनीति की रेखा हम देख रहे हैं, दिशा देख रहे हैं? जी शुक्रिया राजीव जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ समय पहले तक देश में विपक्ष है ही नहीं। देश में विपक्ष कहाँ है, विपक्ष तो कहीं बचा ही नहीं, इस तरह की बातें होती थी। और आज उलट कर बातें होती हैं कि सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष के आरोपों से बचेगा, कैसे विपक्ष के हमलों से बचेगा। और इस परिस्थिति में फर्क लाने वाला इकलौता शख्स, जैसा कि अभी कह रहे थे पाजपोर जी, वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने ये फर्क पैदा किया है। अगर एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो वही है जिन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट किया, इंडिया गठबंधन के स्वरूप को तय किया, तरह तरह की
नीच के को झेलते हुए आज वो मैदान में हैं। आज हमें थोड़ा सा अमेरिका की घटना की भी चर्चा करनी चाहिए भारत के संदर्भ में। जी अमेरिका में राष्ट्रपति पर हमला हुआ, बाल बाल बचे, कान में गोली लगकर निकल गई। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि क्या ये वही ट्रंप नहीं है जिन्होंने जनता को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के लिए उकसाया था? ये वही ट्रंप नहीं है जिनके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार कहा था? ये सारी चीजें हुई, ये भी एक बात है। लेकिन हम इस घटना का क्यों जिक्र कर रहे हैं कि वो अभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। फर्क जो भी हो, मगर हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं और वो भी अमेरिका भी है। मगर अमेरिका में ये जो हमला हुआ है इसको भारत में एक अलग किस्म से चित्रित करके पेश किया जा रहा है और इस रूप में कहा जा रहा है कि भारत में भी भारत के प्रधानमंत्री पर पंजाब में एक ऐसी स्थिति बनी थी, तब विपक्ष ने ऐसे बोला था, वैसे बोला था। विपक्ष अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाएगा तो एक दिन यहाँ के भी शायद प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक हो जा सकता है। इस तरीके से बातों को रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जो घटना पंजाब की थी उसके बाद पंजाब एयरपोर्ट पर, वहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाकर के उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा बच गया। ये घटना हुई थी, इस पर क्रिया प्रतिक्रिया हुई थी, न कि उन पर हमले जैसी या सिक्योरिटी के लैब्स पर किसी ने कोई सवाल उठाए हों, ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि चप्पल गिरा, चप्पल प्रधानमंत्री पर फेंका गया, उनकी काफिले पर, उनकी कार पर। अगर कांच टूटता तो सीधे प्रधानमंत्री जी को लगता और उसका पता हमें नहीं है कि चप्पल किसने फेंका, इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, कौन है उसका जिम्मेदार। तो अमेरिका में तो जो स्थिति बनी वो बनी, लेकिन हमारे यहाँ तो चर्चा ही नहीं हुई कि चप्पल किसने फेंका। तो सिक्योरिटी लैब्स को दो तरीके से देखते हैं, एक तो जनता का गुस्सा हो और एक साजिश हो। जनता, जब यहाँ हमारे देश में जनता का गुस्सा दिखता है या अगर कोई चप्पल फेंक रहा है, आप बताना नहीं चाहते कि वो जनता का कौन हिस्सा है, बीजेपी के लोग हैं कि आरएसएस के लोग हैं कि अपने ही घर परिवार के लोग हैं, ये बताना नहीं चाहते। और वहां अमेरिका में जो हुआ है वो एक साजिश वाली घटना है, जो छिप करके एक बंदूक से गोली चला रहा है, एक बड़ा प्लॉटिंग है। दोनों में फर्क है, इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। और इस बात को इस बात के बहाने हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमला न बोले, कोई उनके ऊपर आरोप न लगाए, उनको एकदम दोनों हाथ जोड़ करके बोले हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, तो ये एक बिल्कुल ही ऐसी स्थिति होगी कि ये इसको फांसीवाद बोलते हैं कि राजनीतिक अवेयरनेस, राजनीतिक आवाज को दबाने के लिए हम ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करें कि हम ये अपने देश में हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, राजनीतिक अवेयरनेस जगाना एक अलग बात है। लेकिन हाँ, सत्ता पक्ष अगर किसानों को बोले कि ये देश, सत्ता पक्ष अगर बोले कि जी इस देश का विपक्ष जो है वो देशद्रोही है या टुकड़े टुकड़े गैंग है या अर्बन नक्सल है, इस तरह की बात, तो ये ज्यादा खतरनाक है। इससे हिंसा फैलने का खतरा होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज बीजेपी में बौखलाहट पर जो आप बात कर रहे हैं और जेपी नड्डा जी के बयान से आपने बात शुरू की थी, तो जेपी नड्डा जी किन बात कर रहे हैं आप लगातार देखिए। उनको महंगाई से बोलने पर गुस्सा है, महंगाई पर कोई न बोले, उनको बेरोजगारी पर बोलने से दिक्कत है, यहाँ तो संविधान पर बोलने से भी दिक्कत था। तो जिस बात पर जनता बोलने लगती है उसको दिक्कत होने लगती है। संविधान बचाओ हम बोलेंगे, वो संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। अरे कब हो गई हत्या? जब संविधान हत्या हुई तो कोई नया संविधान आया क्या? संविधान ने अपनी कुर्बानी दी या संविधान की जान किसी ने ली या क्या हुई परिस्थिति, कोई बताएगा? इस देश में कभी भी
संविधान किसी की हत्या का दिवस नहीं मनाया जाता, शहादत का दिवस मनाया जाता है। हम कभी नहीं बोलते कि महात्मा गांधी की हत्या का दिवस। तब तो गोडसे गौरवान्वित होंगे, गोडसे गौरवान्वित होंगे निकल रहा है इसी वजह से, क्योंकि शहादत जब हम बोलते हैं ना तो उससे महात्मा गांधी की है वो स्टैब्लिश हो, हत्या जी बोलते हैं तो गोडसे गौरवान्वित होता है। ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। तो आपको, हम जब भी संविधान बचाओ बोलते हैं तो संविधान को जो कमतर करने वाली ताकत है उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। कोई भी वो ताकत हो सकती है, कोई भी वो सत्ता हो सकती है, कोई रिजीम हो सकता है, ये अलग अलग बात है, राजनीतिक विरोध भी हो सकते हैं, लेकिन संविधान बचाओ मतलब समझाओ, किसी की हत्या करो और ये बातें नहीं, इसको हमें साफ तौर पर समझना पड़ेगा। तो आज जेपी नड्डा जी को डर लग रहा है कि महंगाई के बारे में बोला जा रहा है, महंगाई मानते ही नहीं। अरे जो समझिए प्याज की कीमत पर जनता पार्टी के शासन में सरकार गिर गई थी, प्याज की कीमत पर बाद में भी सरकार गिरी थी, आज सरकार नहीं गिर रही है लेकिन हमारी थाली जो है एकदम छोटी होती जा रही है, उसमें व्यंजन कम होते जा रहे हैं, गरीब का खाना मुश्किल हो रहा है। ये हालात बने हुए और आप मानते ही नहीं कि महंगाई है। अमीर अमीर हुए हैं, गरीब गरीब हुए हैं, और इसलिए जो किसी तरीके से जीविकोपार्जन करके दैनिक आधार पर जीते हैं उनके लिए महंगाई बहुत जानलेवा है, मारक है। ये महंगाई उनको नजर नहीं आती है। बुलडोजर से घर तोड़े जाते हैं, जब कभी बुलडोजर से घर टूटते थे तो बहुत डंका पीटा जाता था, बुलडोजर बाबा कहलाने में लोगों को आनंद आता था, मुख्यमंत्री को आनंद आता था। नरेंद्र मोदी जी चुनाव में कह रहे थे कि योगी मॉडल देश में लागू करेंगे, और अब उसी योगी को हटाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन जनता ने तो उनको इस योगी मॉडल को पहला, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में बहुत मुश्किल से योगी सरकार की वापसी हुई थी और उसके विभिन्न कारण थे, लेकिन सत्ता तो उस समय भी चल जा रही थी। को विधानसभा चुनाव में भी यूपी की जनता ने नकारा है और लोकसभा चुनाव में भी जनता ने नकारा, लोकसभा में ज्यादा स्पष्ट तरीके से नकारा है। तो योगी मॉडल को उत्तर प्रदेश में ही नकारा जा रहा है, इसके बावजूद ये कहते हैं कि योगी मॉडल को देश में लाएंगे। महंगाई मान नहीं रही है, बेरोजगारी पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, सड़क पर नियमित आंदोलन हो रहे हैं, उसको आप मान नहीं रही हैं। तो ये जो नकारने वाली बातें दिख रही हैं, ये वास्तव में प्रतिपक्ष की आवाज जो मजबूत हुई है उससे पैदा हुई बौखलाहट है, जो बीजेपी के नेताओं की जुबान से लगातार सामने आ रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, यही समझने की यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या अब एक नई धारा राजनीति की हम देख रहे हैं, क्या एक नई दिशा में राजनीति को हम जाते हुए, देश की सियासत को जाते हुए देख रहे हैं। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए जल्दी से आना चाहूंगा अतुल सिन्हा जी आपके पास, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अब जो आगे के जो चुनाव हैं उसमें ये रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा जो हम लोकसभा चुनाव में जिसकी उम्मीद कर रहे थे और जो रिजल्ट आया है? क्योंकि देखिए होता यह है कि जो देश की जनता है उसको भी उसके मन मानस में भी परिवर्तन में समय लगता है। क्या वो अब समय धीरे धीरे जो उनके दिलो दिमाग पे कि हाँ परिवर्तन चाहिए, हमारे पास विकल्प है, ये सारी चीजें अब ज्यादा यहाँ उभर के सामने आ रही हैं? अतुल सिन्हा जी की आवाज नहीं आ रही जी। हेलो जी आ रही। राजीव जी, अभी आज की बात मैं बताऊं, आज मेरी मुलाकात हुई महाराष्ट्र से आए बहुत मशहूर जो कार्टूनिस्ट रहे हैं अपने ज़माने के आबिद सूरती जी। आबिद सूरती 90 साल के हो चुके हैं और मुंबई में लगातार रह रहे हैं। उन्होंने आज जो बातें कहीं ख़ास तौर से, उसमें एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने ये कही कि ये जो राहुल गांधी की यात्राएं हैं, अभी पिछले 2-2.5 सालों में जो एक ट्रेंड दिखाई पड़ा, उसका जो ज़मीनी असर है वो अभी जो चुनाव हुए उसमें तो रिफ्लेक्ट होकर के सामने आया ही, लेकिन आने वाले वक्त में जो चुनाव होने जा रहे हैं, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की उन्होंने बात की कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने जिस तरह की यात्राएं की हैं और जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की है, वही उद्धव ठाकरे भी अब करने जा रहे हैं।
या कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की ज़मीन इतनी तेज़ी से मजबूत हो रही है, जो पिछले दिनों ऐसा लगने लगा था, जो शिवसेना में तोड़फोड़ की जो कोशिश लगातार हुई और सरकार गिराने की जो साजिश की गई, उसको भी उन्होंने ये बताया कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी चीज़ें बदलेंगी और आने वाला जो चुनाव है वो उसमें उसका रिफ्लेक्शन साफ आपको नज़र आएगा। तो एक मैं सिर्फ इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में चीज़ों का विश्लेषण अपने अपने तरीके से करते हैं। आबिद सुरती चूँकि 90 साल के हो चुके हैं और वो सैटारिकल तरीके से जो यहाँ की व्यवस्था है उस पर कमेंट करते हैं। वो सीधा सीधा कोई भी कार्टूनिस्ट जो है वो अपनी बात ऐसे नहीं कहता। तो उनकी ये बात बड़ी मायने रखती है ख़ास तौर से, और इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो बीजेपी की बौखलाहट नज़र आई कि उनको कोई मुद्दा ही नज़र नहीं आता, महंगाई जैसी बात पर उनको हर चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है क्योंकि वो लोग ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं कि उनको ज़मीनी हकीकत का पता ही नहीं है। तो ज़मीनी हकीकत का जिसको पता है, जो ज़मीन से जुड़ा है, जो आज के जो नेता हैं हमारे, ख़ास तौर से जो फोर फ्रंट में है इस समय, चूँकि हमारा चर्चा का केंद्र हमेशा से राहुल गांधी हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके मूवमेंट में उनके जो तौर तरीके हैं, उनका जो काम करने का जो एक तरीका पिछले कुछ समय से उन्होंने डेवलप किया है और जिस तरह से वो जाते हैं लोगों के बीच में, वो इतना अपील करता है लोगों को कि जिसका वो रिफ्लेक्शन अब नज़र आता है। क्योंकि उनके बारे में जिस तरह की धारणाएं बनाई गई और वो जिसको प्रोजेक्ट करने में यह सरकार पूरे धन बल के साथ अपना जिस तरह से प्रोजेक्ट करने में उसको कामयाब भी रही काफ़ी हद तक, लेकिन अब वो भ्रम जनता का टूट गया है और ये बात लोगों को समझ में आने लग गई है। और जिस तरह से भाजपा के नेताओं की जो बौखलाहट बार बार सामने आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए या फिर अभी जो मीटिंग हुई उसमें देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। और अंबानी की शादी का भी यहाँ पे जिक्र हुआ, अंबानी परिवार के वहाँ पे जिस तरह से लोगों का जमावड़ा हुआ और उसको लेकर के जो दिखावे किए गए उसकी भी बात हुई। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आम जनता को कहीं ना कहीं, देखिए एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, लोग रील्स देख देख करके अंबानी की शादी को घर बैठे एंजॉय करते हैं, वो बात तो चलिए, बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती रहती हैं, आदमी करता रहता है, लेकिन उसका जो दूरगामी असर है और आम जनता से जुड़ा हुआ जो असर है उसको निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जनता महसूस कर रही है और उसका कहीं ना कहीं ये असर दिखेगा। और इसके केंद्र बिंदु निश्चित तौर पर राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव ऐसे ही नेता होंगे जो आने वाले वक्त में जनता की एक उम्मीद के तौर पर नज़र आ रहे हैं फिलहाल। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल सिन्हा जी, और इसमें बहुत कुछ, एक नई रेखा, एक नई दिशा और आने वाले चुनाव पर उसका असर, ये सब हम देखेंगे। शायद यही कारण है कि बीजेपी इस पिछले दोनों हार के बाद बौखलाई हुई नजर आ रही है। जो बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसमें अब जो मूल मुद्दे हैं उस पर भी सीधा सीधा प्रहार नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं और तमाम बातों पर आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है कि हम लोगों को सुनने को मिले। लेकिन इन सब के बीच अगर संविधान की हत्या दिवस बनाने की बात है तो आखिर आप किस संविधान के तहत प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं या ऐसे कई दूसरे सारे पदों पर आप बैठे हुए हैं, ये सवाल भी आपके सामने उठता है। पूछे जाएंगे सवाल बहुत सारे, तो चले हम इस पे चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सिन्हा जी आपका, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, धनंजय कुमार जी, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और चौधरी बॉय हमारे साथ हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले की बात कर, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे बाबा की सरकार, पिछले 6 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, युवाओं की यही